एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम धनलक्ष्मी था। वो बहुत ही लालची थी और उसके पास जो कुछ भी था वो उसे और भी अधिक प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहती थी। धनलक्ष्मी के पास एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपने पति राम के साथ रहती थी। एक दिन धनलक्ष्मी ने अपने पति से कहा, राम, मैंने सुना है कि गांव के एक अमीर व्यक्ति ने अपने घर में एक बड़ा सा खजाना छुपाया है। हमें उस खजाने को प्राप्त करना चाहिए। नहीं धनलक्ष्मी, ये गलत है। हमें दूसरों की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। लेकिन राम, हमें इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। उस खजाने को प्राप्त करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। नहीं धनलक्ष्मी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। हमें अपने जीवन को ईमानदारी से जीना चाहिए, न कि दूसरों की चीजें चोरी करके। ठीक है राम, तुम मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। धनलक्ष्मी ने अपने पति की बात नहीं मानी और वो उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अकेली ही चली गई। धनलक्ष्मी अपने घर से निकलकर उस अमीर व्यक्ति के घर की ओर चल दी। वो बहुत ही उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि उस खजाने को प्राप्त करने में वो सफल हो जाएगी। जब वो उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। धनलक्ष्मी ने सोचा कि ये उसके लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। मैं इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धनलक्ष्मी ने अपने आप को शांत किया और घर के अंदर जाने के लिए एक योजना बनाई। धनलक्ष्मी ने अपने आप से कहा, मैं उस अमीर व्यक्ति के घर में एक नौकरानी बनकर जाऊंगी। इससे मुझे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा और मैं उस खजाने को ढूंढ पाऊंगी। धनलक्ष्मी अपने घर आई और उसने अपने कपड़े बदले और एक नौकरानी के रूप में तैयार हो गई। उसने अपने बालों को ढक लिया और एक साधारण सी साड़ी पहन ली। फिर धनलक्ष्मी ने उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाजा एक नौकर ने खोला। कौन है आप? यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ। मुझे काम की जरूरत है। मैंने सुना है कि ये एक बहुत अमीर व्यक्ति का घर है। अगर मुझे यहाँ पर काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, आइए अंदर, मैं आपको मालकिन के पास ले जाता हूँ। चलिए अंदर आइए। धनलक्ष्मी ने नौकर के पीछे चलते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसके मन में बस ये बात चल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सके। नौकर ने उसे एक बड़े से हॉल में ले जाकर एक महिला के पास खड़ा कर दिया, जो एक बड़े से सोफे पर बैठी थी। वो महिला बहुत ही सुंदर और शानदार दिख रही थी। कौन है आप? मैं एक नौकरानी हूँ मेम साहब। मैं आपके घर में काम करने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं आपको घर के काम में मदद करने के लिए रखूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे नियम हैं और आपको उन्हें मानना होगा। धनलक्ष्मी ने मेम साहब की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और उसने सोचा कि वो जल्द से जल्द घर के नियमों को सीखेगी और अपने असली उद्देश्य को पूरा करेगी। मेम साहब ने धनलक्ष्मी को घर के कामों के बारे में बताना शुरू किया। धनलक्ष्मी ने बहुत ही ध्यान से सुना और घर के कामों को समझने की कोशिश की। आपको सुबह 6 बजे से काम शुरू करना होगा। आपको घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है और कपड़े धोने होंगे। जी मेम साहब, मैं आपके सभी निर्देशों का पालन करूंगी। ठीक है, मैं आपको घर के कामों में मदद करने के लिए एक अन्य नौकरानी के साथ रखूंगी। उसका नाम सुमित्रा है। वो आपको घर के कामों में मदद करेगी। धनलक्ष्मी ने सुमित्रा को देखा और उसके साथ बातचीत करना शुरू किया। धनलक्ष्मी ने सोचा कि सुमित्रा उसके लिए एक अच्छी सहयोगी साबित हो सकती है और वो उसकी मदद से अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकती है। मालकिन ने धनलक्ष्मी की सुमित्रा से मुलाकात करवाई। आपको घर के सभी कमरों की सफाई करनी होगी। मेम साहब बहुत साफ सफाई पसंद करती हैं। उन्हें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं पसंद। जी सुमित्रा, मैं घर के सभी कमरों की सफाई करने की कोशिश करूंगी। शरीर बूढ़ा हो गया है तो ज्यादा चपलता से काम नहीं कर पाती। भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन काम अच्छा करूंगी। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको मेम साहब के कमरों में बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। वहाँ पर बहुत ही कीमती चीजें हैं। धनलक्ष्मी ने सुमित्रा की बात सुनकर अपने मन में एक योजना बनाई। वो सोच रही थी कि मेम साहब के कमरे में कीमती चीजें होने का मतलब कि वहाँ पर उस खजाने का कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर होगा। अच्छा ठीक है सुमित्रा, तुम बाकी घर की सफाई करो। तब तक मैं
मेम साहब के कमरे की सफाई कर देती हूँ। ठीक है धनलक्ष्मी, तुम मेम साहब के कमरे की सफाई करो, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सावधानी से काम करना। मेम साहब बहुत सख्त हैं, अगर जरा सी भी भूल चूक हुई तो वो तुम्हें काम से निकाल देंगी। जब धनलक्ष्मी मेम साहब के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर और कीमती चीजें रखी हुई थी। धनलक्ष्मी ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाकर देखा। उसने एक बड़ी सी अलमारी को देखा जो वहाँ पर रखी हुई थी। धनलक्ष्मी ने अलमारी को देखा और उसके मन में एक सवाल आया कि क्या उस अलमारी में उस खजाने का कुछ हिस्सा हो सकता है। धनलक्ष्मी ने अलमारी के पास जाकर देखा कि वो अलमारी बहुत ही सख्ती से बंद थी। वो अपने आप से बोली, मुझे ये अलमारी खोलने के लिए कुछ तरीका ढूंढना होगा। कुछ भी करके मुझे वो खजाना ढूंढना है। तभी धनलक्ष्मी को एक आवाज सुनाई दी। क्या आप अलमारी खोलने की कोशिश कर रही हैं? धनलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो घर की एक नौकरानी उसके पीछे खड़ी थी। धनलक्ष्मी डर गई कि कहीं उसने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। नहीं नहीं, मैं तो बस अलमारी को देख रही थी। मेरा मतलब है कि मैं अलमारी को साफ कर रही थी। मैं सोच रही थी कि इसे अंदर से भी साफ कर दूं, लेकिन मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। ठीक है, आप बस इस अलमारी को बाहर से साफ कर दीजिए। आपको ये अलमारी खोलने की जरूरत नहीं है। मेम साहब ने इस अलमारी को खोलने के लिए मुझे ही कहा है। धनलक्ष्मी ने नौकरानी की बात सुनकर सोचा कि क्या वो नौकरानी को अपने साथ मिला पाएगी और उस अलमारी को खोल पाएगी। धनलक्ष्मी ने नौकरानी की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। तभी मेम साहब की आवाज सुनाई दी। राधा, तुम कहाँ हो? मेम साहब, मैं यहाँ हूँ। मैं धनलक्ष्मी काकी को घर के काम समझा रही थी। ठीक है राधा, तुम धनलक्ष्मी को सब घर के काम अच्छी तरह समझा दो और अगर उसे मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद भी कर देना। धनलक्ष्मी ने राधा के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। वो मेम साहब के कमरे की सफाई करने लगी, जबकि राधा रसोई में खाना बनाने लगी। धनलक्ष्मी ने रसोई में जाकर राधा से कहा, बेटी तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है माताजी, आप मुझे यहाँ पर मदद कर सकती हैं। धनलक्ष्मी ने राधा के साथ बातचीत करना शुरू किया और कहा, बेटी, मेम साहब के कमरे में एक अलमारी है। तुम्हें पता है कि उसमें क्या रखा है? माताजी, मुझे नहीं पता कि उस अलमारी में क्या रखा है। मेम साहब ने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन आप ये क्यों जानना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे अलमारी बड़ी महंगी लग रही थी। मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी होंगी। माताजी, मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ पुराने कपड़े और जेवर रखे होंगे। इसके अलावा तो घर की अलमारी में और क्या ही हो सकता है। हाँ बेटी, तुम्हारी बात भी ठीक है। घर की अलमारी में भला कोई खजाना थोड़े ना रखा हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस अलमारी में कुछ और भी रखा हो सकता है। राधा ने धनलक्ष्मी की बात सुनकर थोड़ा सा सोचा और कहा, माताजी, मुझे नहीं पता कि उस अलमारी में क्या रखा है। मेम साहब ने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ तो खास है, क्योंकि अलमारी के अंदर जो एक तिजोरी है उसे खोलने की इजाजत मालकिन किसी को भी नहीं देती और कभी किसी के सामने उसे खोलती भी नहीं। हो सकता है कि उसके अंदर कोई बहुत ही कीमती चीज रखी हो सकता है, नहीं ऐसा ही होगा। तभी तो मालकिन वो तिजोरी खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं देती। क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई उस तिजोरी को खोल कर देखो कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या है? इच्छा तो होती है माताजी, लेकिन इच्छा होने से हम उसे खोल कर तो नहीं देख सकते ना। और आप इस बारे में ज्यादा बात मत कीजिए। अगर मालकिन के कानों तक हमारी बात चली गई ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। नौकरानी राधा की बात सुनकर धनलक्ष्मी भी चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक बात तो आ गई थी कि जरूर वो वही अलमारी है जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। धनलक्ष्मी रात को अपने घर आती है और अपने पति को उस अलमारी के बारे में बताती है। बस एक बार उस अलमारी की चाबी मेरे हाथ लग जाए तो उनका सारा खजाना लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद फिर कभी गांव लौट कर नहीं आएंगे। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चलता है। और अगर तुमने उसका खजाना चुरा भी लिया तो क्या ही कर लोगी? अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी जब बीत चुकी है तो क्यों बुढ़ापे में पाप करने चली हो? अरे अब तो रहने ही दो जी। जवानी ठीक से जी नहीं पाई तो कम से कम बुढ़ापा तो ढंग से जी लेने दो। और वैसे भी इस दुनिया में कौन है जो पाप नहीं करता? उसको क्या लगता है कि उन लोगों के पास जो खजाना है वो उन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया होगा?
उसके लिए उन लोगों ने भी कोई ना कोई पाप जरूर किया होगा। अरे अगर हमारे बहू बेटे को इस बारे में पता चला ना तो बहुत हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी कि बुढ़ापे में बुढ़िया के लालच को देखो कैसे साथ में आसमान पर चढ़ा जा रहा है। कोई कुछ भी बोलते रहे, मुझे तो बस अपने खजाने से मतलब है। और एक बार वो खजाना मेरे हाथ लग गया ना तो फिर सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। जो बहू हमेशा मुझे नाक चढ़ाती है ना वो भी मेरी सेवा करने लगेगी। राम धनलक्ष्मी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धनलक्ष्मी का लालच उसके सर पर चढ़कर बैठा था, इसलिए अब वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। अगले दिन वो फिर से मालकिन के यहाँ काम पर जाती है और चाबी ढूंढने के लिए साफ सफाई का नाटक करने लगती है। मुझे इनकी चाबियों का गुच्छा ढूंढना होगा। पता नहीं इन्होंने चाबी का गुच्छा कहाँ पर रखा हुआ है। हो सकता है कि मालकिन ने अपने बिस्तर के नीचे चाबी का गुच्छा रखा हो। देखती हूँ। धनलक्ष्मी सफाई के बहाने से मालकिन के बिस्तर के नीचे झांकने लगती है। तभी अचानक मालकिन कमरे में आ जाती है। धनलक्ष्मी, तो मेरे बिस्तर के पास क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ पर सफाई कर रही थी। तुम्हें सफाई करनी है तो बाहर जाकर करो। तुमने सुबह ही तो मेरे कमरे की सफाई की थी ना, तो बार बार मेरे कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? और बिस्तर साफ करने की भला क्या जरूरत है? मेरा बिस्तर तो पहले से ही बिल्कुल साफ है। नहीं मालकिन, वो थोड़ी धूल जम गई थी तो बस वही साफ कर रही थी। मैं बाहर जाकर सफाई कर लेती हूँ। मालकिन को धनलक्ष्मी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मालकिन को उसके ऊपर शक न हो जाए इसलिए धनलक्ष्मी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को वो घर पहुंचकर अपने पति को ये बात बताती है। देखो, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम उस खजाने का लालच छोड़ दो वरना बहुत पछताओगी। अरे वो बहुत रईस लोग हैं, अगर उन्हें तुम पर जरा सा भी शक हो गया ना तो तुम जानती नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ही जब वो लोग घर पर नहीं होंगे और उसी दिन मैं अपना हाथ साफ कर लूंगी। धनलक्ष्मी को अभी भी अपने पति की बात समझ नहीं आती। अब वो हर रोज इसी ताक में रहती कि उसे अलमारी की चाबी मिल जाए और एक दिन ऐसा हो गया। अरे मालकिन के हाथों में तो चाबी का गुच्छा है, जरा छुपकर देखना पड़ेगा कि मालकिन इस चाबी के गुच्छे को रखती कहाँ पर है। धनलक्ष्मी छिपकर मालकिन का पीछा करती है तो देखती है कि मालकिन अपने घर के स्टोर रूम में गई और उन्होंने चाबी के गुच्छे को एक बड़ी सी संदूक खोलकर उसके अंदर रख दिया और तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके मालकिन वहाँ से चली गई। वहीं पर धनलक्ष्मी छिपी हुई थी। उसके मन में एक विचार आया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मालकिन ने चाबी का गुच्छा स्टोर रूम के संदूक में क्यों रखा है, जबकि स्टोर रूम में तो सब नौकर ना जाने दिन में कितनी बार जाते हैं। ऐसे तो कोई भी उनकी चाबी का गुच्छा चुरा सकता है। मालकिन तो बड़ी ही बेवकूफ है, ऐसी जगह पर चाबी का गुच्छा छुपाया है जहाँ से कोई भी उसे आसानी से चुरा ले। धनलक्ष्मी देखती है कि मालकिन वहाँ से चली गई। जैसे ही मालकिन वहाँ से चली जाती है, धनलक्ष्मी स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलता। बड़ा ही अजीब दरवाजा है, इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा। ना तो इसके ऊपर कोई कड़ी लगी है और ना ही कोई ताला लगा है, तो आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा? धनलक्ष्मी के बार बार कोशिश करने पर भी जब स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलता तो धनलक्ष्मी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर राधा के साथ खाना बनवाने लगती है। क्या बात है माता जी, आपको देखकर तो लग रहा है कि आप किसी गहरे विचार में डूबी हुई हो। मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इतना सोच रही हो? देखो, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी तो तुम वो बात किसी और को नहीं बताओगी। ठीक है माता जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब मुझे बताइए कि क्या बात है? बात ये है कि मैंने मालकिन के हाथ में आज चाबी का गुच्छा देखा था, लेकिन मालकिन ने वो चाबी का गुच्छा स्टोर रूम के अंदर एक संदूक में रख दिया। लेकिन इतनी अनमोल चाबियां उन्होंने वहाँ पर क्यों रखी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। वैसे ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे ये सब समझकर करना भी क्या है? मालकिन की मर्जी, वो अपनी चाबियां कहीं पर भी रखें। तुम भी ना एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी जिंदगी नौकरानी का ही काम करना चाहती हो। क्या मतलब? ये सब आप क्या बोल रही हो? मैं आपकी बात नहीं समझी।
अरे मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि मालकिन के पास एक खजाना है जिसके चर्चे गांव-गांव में फैले हुए हैं। अगर हम वो खजाना चुरा ले तो माला माल हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो खजाना मालकिन की अलमारी में ही छिपा है। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। अगर हम दोनों मिलकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करें तो वहाँ से चाबी को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद मौका पाकर नकली चाबी बनवा लेंगे और खजाना चुरा लेंगे। ना बाबा ना, मैं किसी के साथ ऐसी बेईमानी नहीं कर सकती। और आपको पता है अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारा क्या हाल करेंगे? भले ही आपको जानकारी ना हो, आप तो बुढ़ापे में आ चुकी हैं, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। इस सब में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती और मैं तो आपको भी कहती हूँ कि अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए, कहीं कल को आपको पछताना ना पड़े। राधा तो चोरी करने में साफ साफ धनलक्ष्मी को मना कर देती है। लेकिन अगले दिन धनलक्ष्मी फिर से स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे मालकिन की आवाज आती है तो वो स्टोर रूम के पीछे छुप जाती है। मालकिन आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो धनलक्ष्मी उसे बहुत ध्यान से देखती है। अरे ये क्या, मालकिन तो इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई मंत्र पढ़ रही है। लगता है खजाने की चाबी की रक्षा के लिए मालकिन ने इस दरवाजे पर कोई जादू किया है। मुझे ठीक से सुनना चाहिए। धनलक्ष्मी बहुत ध्यान से मालकिन की आवाज सुनने की कोशिश करती है तो उसे एक मंत्र की आवाज सुनाई देती है। रिंगा रिंगा रिंगा, जल्दी से ये दरवाजा खुल जा और मुझे खजाने की चाबी तक ले जा। मालकिन के ऐसा कहते ही वो दरवाजा खुल जाता है। धनलक्ष्मी समझ जाती है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए ये मंत्र बोलना होगा। कुछ दिन बाद उसे ऐसा मौका मिलता है कि मालकिन अपने परिवार के साथ कहीं गई हुई थी तो मौका पाकर धनलक्ष्मी स्टोर रूम के पास जाती है। आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। आज मैं स्टोर रूम में जाकर खजाने की चाबी भी निकाल लूंगी और खजाना भी चुरा कर भाग जाऊंगी और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। धनलक्ष्मी दरवाजे पर हाथ रखकर वही मंत्र बोलना शुरू करती है। रिंगा रिंगा रिंगा, जल्दी से ये दरवाजा खुल जा और मुझे खजाने की चाबी तक ले जा। जैसे ही धनलक्ष्मी मंत्र का पूरा उच्चारण करती है वैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो धनलक्ष्मी जल्दी से स्टोर रूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। कहाँ पर है वो संदूक? जल्दी से उसमें से चाबी निकालूं और खजाना चुरा कर भागूं। अरे हाँ, वो रही संदूक। धनलक्ष्मी जैसे ही संदूक के पास जाकर संदूक को हाथ लगाती है वैसे ही संदूक के अंदर से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है और एक बहुत बड़ा जिन धनलक्ष्मी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर धनलक्ष्मी बुरी तरह से घबरा जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा जिन यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अरे रुको रुको धनलक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम तो यहाँ पर खजाने की चाबी लेने आई थी ना। तुम बहुत समय से खजाने की चोरी करना चाहती हो तो आओ और चाबी ले लो। क्या तुम सचमुच मुझे खजाने की चाबी दोगे और खजाना चुराने में मेरी मदद करोगे? अरे तुम एक बार खजाने की चाबी को हाथ तो लगा कर देखो, उसके बाद तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। धनलक्ष्मी लालच में आकर संदूक में रखे चाबी के गुच्छे को छू लेती है लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है वो उसी संदूक के अंदर समा जाती है। जिन्न धनलक्ष्मी के मालकिन के खजाने की रक्षा करता था क्योंकि एक बार उसकी मालकिन ने धरती लोक पर आए जिन्न की मदद की थी तो जिन्न ने उसे खुश होकर बहुत बड़ा खजाना दिया था और इसकी रक्षा के लिए वो हमेशा उसके घर पर ही रहता था। इसलिए जब धनलक्ष्मी ने खजाना चुराने के लिए चाबी चुराने की कोशिश की तो जिन्न ने उसे उसकी सजा